सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। 2017 में नाज़रीन को याद होगा ब्लू व्हेल नामी गेम ने सोशल मीडिया पर बड़ी हलचल मचाई थी। कई ममालिक में इस गेम की वजह से नौजवान बच्चे बच्चियां जान से चले गए थे। सबसे ज़्यादा रूस मुतासर हुआ था जहां 130 बच्चे हलाक हुए थे। पाकिस्तान में भी इसके असरात आए थे। पेशावर की एक बच्ची इस गेम का शिकार बन रही थी। इस गेम को डेथ ग्रुप कहा जाता था, याद है ना आपको? उससे भी ज़्यादा खौफनाक खतरनाक डिजिटल गेम इस वक्त खेला जा रहा है, जिसे खेलने वाले यकीनन इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे, जो वाकईतन डेथ ग्रुप है, किलर गेम बनता जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान का बच्चा बड़ा इस बदतरीन लत जिसे पबजी कहते हैं उसमें पड़ गया है। इस डिजिटल गेम की वजह से प्लेयर्स नफसियाती मरीज बनकर रह जाते हैं नाज़रीन। उनके जहन में हमेशा लड़ाई, मारपीट, तशद्दुद के बारे में ख्यालात आते रहते हैं। आम जिंदगी में भी यही ख्यालात उनके जहन में अक्सर आते रहते हैं। आपने कभी ये गेम खेला हो ना खेला हो, नाम आप ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि हर घर में किसी कोने पर लड़के लड़कियां कान में हैंड्स फ्री लगाए इस गेम में बुरी तरह मसरूफ़ हैं। मसरूफियत का ये आलम है कि सामने से जहाज़ भी गुजर जाए तो किसी को आउट ऑफ फोकस नहीं किया जा सकता है। वालिदैन इसी बात पर मुतमईन है कि बच्चा घर में और सामने तो बैठा है, लेकिन इतना पुरतशद्दुद गेम खेलते हुए जहन पर कितने मनफी असरात पड़ रहे हैं। कई लोगों के साथ गेम खेलने पर बदकलामी और गालियों का एक्सचेंज हो रहा है। मुस्तकिल मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठे रहने से जिस्मानी और ज़हनी सेहत का बेहिसाब नुकसान हो रहा है। वालिदैन इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं। पिछले 4 रोज़ में पबजी की वजह से खुदकुशियों ने हिला कर रख दिया है। यानी इस गेम की वजह से बच्चे इतने शिद्दत पसंद हो रहे हैं कि अपनी जान तक ले लें। ये गेम जराइम और तशद्दुद को परवान दे रहा है। मुनशियात का इस्तेमाल बढ़ा है, जो सरासर कौम के सरमाए, कौम के मुस्तकबिल के लिए बड़ा नुकसान का बाइस है। मेरी FIA, PTA और तमाम आला हुक्काम से गुजारिश है कि पाकिस्तान में फिलफौर इस गेम पर पाबंदी लगाई जाए। कौम के मेमारों को शिद्दत पसंदी को परवान चढ़ाने वाले ऐसे तमाम अनासर से बचाया जाए। और साथ साथ तमाम सूबाई हुकूमतों से गुजारिश है कि पुलिस को भी ज़रा लगाम डालें। वो चाहे पेशावर का आमिर तहकाल वाला वाक़या हो या कराची में गुज़िश्ता रात एंकर पर्सन मसूद रज़ा के साथ पेश आने वाला वाक़या हो, ये पुलिस एहलकार आवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। स्लोगन है आपका, पुलिस का है काम मदद आपकी, और काम आपका पुलिस का है काम डराना, धमकाना, मारपीट, रिश्वत, बेइज्जती और रुसवाई आपकी। अगर राव अनवार जैसे अनासर को दुरुस्त प्रोसिक्यूशन के साथ करार वाकई सजा दे दी जाती तो यकीनन पुलिस का क़िबला दुरुस्त किया जा सकता था। हालिया वाक़यात को मिसाल बनाकर अब भी किया जा सकता है, अगर नीयत वाकई पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद काली भेड़ों के खात्मे और पुलिस गर्दी रुकवाने की हो तो। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब चलिए। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म और वज़रा की आनिया जानिया देखी थी तो मैंने एक ख्याल का, एक गुमान का इजहार किया था। वो गुमान और वो ख्याल क्या पूरा होता, वो आनिया जानिया भी कोई और ही रंग ला रही हैं। गुज़िश्ता दिनों PTI के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात की खबरें आ रही थी, लेकिन मिस्टर फवाद चौधरी के बयान के बाद ये मामला खुलकर सामने आ गए। वो तो कह गए कि असद उमर को काबीना से जहांगीर तरीन और जहांगीर तरीन को बाद में असद उमर ने साइडलाइन किया, लेकिन काश के मामलात यहीं रुक जाते। बयान के अगले रोज़ काबीना के इजलास में फैसल वाजा भी खूब गरजे, खूब बरसे और कहा कि कुछ लोग वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, जिसके बाद फ़ौरन असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर आज़म के पास गए, उनसे मुलाकात की, कहा कि वो तो ऐसा कुछ नहीं चाहते, वज़ीर आज़म पर भरपूर एतमाद करते हैं, मुकम्मल एतमाद करते हैं। मगर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर फवाद चौधरी से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो फवाद चौधरी साहब इस्तीफ़ा दे दें। दोनों रहनुमाओं ने कहा है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई साजिश नहीं की है, ना ही हिस्सा है। फवाद चौधरी के इंटरव्यू से लगता है नाकामियों की जिम्मेदार हम हैं, कार्रवाई न हुई तो ये नरमी का तासुर होगा। यानी प्यार ही प्यार से खान साहब को खबरदार भी कर गए, जिसके बाद खान साहब ने मामले को खुद देखने का कहा है और पार्टी के अंदर इख्तिलाफात पर नोटिस लेते हुए हुकूमती अरकान असेंबली से मुलाकात करके बराह रास्त बात करने का फैसला किया है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं नाज़रीन, कई अरकान तरक्याती कामों समेत अहम उमूर पर मुशावरत न करने पर भी नाराज़ हैं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने भी ट्वीट दाग दिया है कि इस वक्त तक वज़ीर आज़म मैं वज़ीर रहूँगा जब तक वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सियासत
कमज़ोर दिल हजरात का खेल नहीं है। किसी और की ख्वाहिश पर इस्तीफ़ा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी इस ट्वीट ने खबरों की तस्दीक कर दी है कि वज़रा ने इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। अब तो कई सवालात जन्म लेते हैं। क्या इमरान खान की पार्टी पर कमज़ोर गिरफ्त हो रही है? क्या वज़रा अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं? और क्या PTI के दोनों ग्रुप्स प्रेशर बढ़ा रहे हैं? शाह महमूद और जहांगीर तरीन के इख्तिलाफात किसी से ढके छुपे नहीं हैं और कहा जाता है कि PTI में कुछ ताकतवर तरीन लोग एक की हिमायत में हैं और कुछ दूसरे की। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान प्रोग्राम में मौजूद होंगे, लेकिन सबसे न्यूज़ के नुमाइंदे हैं शहबाज अहमद। मैं उनकी जानिब आना चाह रही हूँ ताकि अंदरूनी मामलात आखिर चल क्या रहे हैं ये हम पूरी तरीके से जान लें। शहबाज, कौन किससे इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है? खान साहब की गिरफ्त कमजोर पड़ रही है क्या पार्टी में? जी बहुत शुक्रिया किरण, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। खान साहब की गिरफ्त वाकई ही कमजोर पड़ रही है। तहरीक इंसाफ के दो ग्रुप ये आज नहीं बने, ये दो ग्रुप तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने से पहले के हैं और दो कहा जाता है कि एक कैंप है जहांगीर साहब की नाअहली के बाद वो जो कैंप के लोग हैं जब वो वफाकी वज़रा बने, वफाकी काबीना में आए तो ग्रुप काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था और वक्तन फवक्तन हमने देखा है कि हुकूमत में प्रेशर पड़ता रहता है। क्योंकि जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बने थे उस वक्त दोनों को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोशिश की थी कि दोनों कैंप से लोग जो हैं वो वजारतों में शामिल हों ताकि किसी किस्म के इख्तिलाफात ना रहें। लेकिन वक्तन फवक्तन मैदान में आना पड़ जाता है। जो 2 रोज कबल जो वफाकी काबीना के इजलास से कबल जो वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू फवाद साहब ने दिया था, वो इंटरव्यू बज़ाहिर लगता है ऐसे है कि वो कोई प्री प्लान था। उसके बाद जब ये उस इंटरव्यू का काबीना में असद उमर ने जिक्र किया तो फैसल बावटा ने फिर डायरेक्ट निशाना बनाया असद उमर को और शाह महमूद कुरैशी को कि मैं इनकी सपोर्ट करता, फवाद साहब की सपोर्ट करता हूँ, लेकिन असद उमर शाह महमूद दोनों वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और बहुत ज्यादा उन्होंने तकरीबन कोई 20 से 25 ठीक है शहबाज, मैं आपसे आपकी आवाज में गालिबन कुछ मसला हो रहा है, वरना मैं आपसे चाह रही थी क्योंकि नाज़रीन जिस तरह से ये मसाइल अब आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से टूट फूट खुलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात सामने आ रहे हैं, तो जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पर ये अपनी एनालिसिस देते हैं कि अगर जो टीम है कारकर्दगी बेहतर बना ली जाए तो ये मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, इस पर काम किया जा रहा है? मेरी कोशिश होगी जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हों मैं उनसे इस पर बात कर सकूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन क्योंकि इम्तियाज़ शेख साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी। सर, अगर आप इस इशू पर कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं सर, क्योंकि मुझे आपके साथ आगे अगले इशू पर बढ़ना है। देखें जी, ये जो आपने बात की है बिल्कुल सही बात है। ये इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि ये ग्रुप शुरू से ही 2 थे और इनके आपस में जिस तरह की शदीद जंग थी और मतलब इनके इख्तलाफात खुलकर सामने भी आते रहे थे और पूरी वज़रा में भी इनके इख्तलाफ थे, तो पार्टी पे कंट्रोल तो था ही नहीं और मतलब बार बार समझाने के बावजूद भी समझ नहीं पा रहे थे। और ये जो फैसल बावटा ने बयान दिया है, ये देखें इस तरह के बयानात ये खुद दिलवाए जाते हैं और मैं तो समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के कहने पर ही इस तरह का बयान उन्होंने दिया है ताकि मतलब दूसरी तरफ से जो इस तरह की कोई कोशिश की जा रही भी होगी उसको मतलब थोड़ा शटअप कॉल मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि अंदर के मामलात खुलकर आ रहे हैं क्योंकि कारकर्दगी न होने के बराबर है, चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं और वो चीज़ जब चीज़ें एक्सपोज होती हैं तो इस तरह का इल्ज़ामात लगते हैं, वज़ीरों पे एक दूसरे से इस्तीफ़ा मांगते हैं। फवाद चौधरी किसी के काबू में नहीं है, वो उनके अपने रोज़ कोई ना कोई बयान आता है, कभी मौलवी साहबान से लड़ते हैं, उलमा से कभी उनका फड्डा होता है, कभी अपने वज़ीरों के पास। अब तो उन्होंने जो बात की है वो तो मतलब इस तरह की बात की है जैसे कि बहुत जंग चल रही है इसके अंदर, तो बहुत हालात ख़राब हैं तहरीक इंसाफ के और मतलब जब मामलात बिगड़ने वाले होते हैं, टूट फूट का शिकार होने वाले होते हैं तो इस तरह आता है। कोalition पार्टनर्स भी आप देखें इस तरह से ही लड़ रहे हैं और मतलब GDA के कल MPA हमारे हैं, उन्होंने शहरियार महर साहब, उन्होंने भी बहुत खुलकर मुखालफत की उनकी, और मैंगल साहब उनको छोड़ चुके हैं, तलाल बुगटी साहब का और भूतानी साहब का आपने इंटरव्यूज़ खुद सुने होंगे। ये मतलब जब कश्ती डूबने लगती है ना तो इस तरह की चीज़ें मतलब फिर शुरू होती हैं तो वो चीज़ें शुरू हो गई हैं और स्कैंडल्स पे स्कैंडल्स आ रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा और कारकर्दगी भी सिफर है। एक तो मतलब इकोनॉमी तो कोविड से पहले ही कोई इतनी अच्छी नहीं थी,
तो अब तो कोविड की वजह से तो मतलब एक बहाना मिल गया, लेकिन पहले भी हालात कोई अच्छे नहीं थे और मतलब शॉर्टफॉल था रेवेन्यू कलेक्शंस में और चीज़ें उनसे बन नहीं पा रही थी। तो मैं समझता हूँ कि सूरत सर मुझे ये शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं ना सर, तज्जियाकार हैं, उनकी ये राय है कि अगर ये मामला बेहतर हो जाते हैं, अगर पार्टी के अंदरूनी मामला की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है तो अंदरूनी मामला ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे अगर टीम काम करना शुरू कर देती है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तहरीक इंसाफ के लिए यही समझती है, कैपेबिलिटी मौजूद है लेकिन काम कर नहीं रहे, कारकर्दगी मुतासर है, इस वजह से ये मामला हो रहे हैं, या आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है सर? देखें जी, मतलब ये तो अब खुली बात है ना, अभी आप लोग भी ये कहते हैं कि ये ग्रुप्स तो पहले से मौजूद थे। ये मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब, इस तरह के और भी ग्रुप्स थे, असद उमर साहब और वज़रा के एक दूसरे में आपस में अगर उनमें अहलियत होती इसको संभालने की तो ये मतलब ग्रुप शुरू से ही न बनते। अब जब एक पार्टी नहीं आई है और उसमें कोलिशन पार्टनर्स हैं इतने सारे, तो मतलब इनका असर कोलिशंस में पड़ेगा। आप देखिएगा कि मैं नहीं समझता कि इतने सीरियस इख्तिलाफात वो नाराजगियां दिखाई भी दे रही हैं। इम्तियाज साहब साथ ही मौजूद रहिए सर, कि आज वज़ीर आज़म साहब नेशनल असेंबली के फ्लोर पर आए हैं, जलवा अफरोज हुए हैं। यकीनन ये कौमी असेंबली में जो अफराद बैठे हैं, मौजूद हैं, उनके लिए बड़ी खुशाइन बात भी होगी। ज़रा मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ी सी झलकियाँ, फिर उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाती हूँ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक बार फिर नेशनल असेंबली के फ्लोर पर आए हैं। यकीनन ये कौमी असेंबली में बैठे अफराद के लिए खुशनसीबी का बाइस होगा। खान साहब ने आते ही ऑपोजिशन को चैलेंज किया कि कोरोना के हवाले से कोई उन्हें 13 मार्च के बाद उनके बयान में तजाद ज़रा दिखा दे। उनका कहना था कि वो बार बार यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान सख्त लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, गरीबों का ख्याल करना होगा जो लॉकडाउन में गुजारा नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने पिछली हुकूमतों के दौर में लिए गए कर्जों पर एक बार फिर बात की और याद दिलाया कि उन्हें 30,000 अरब का कर्जा मिला, मगर बताना भूल गए कि वो खुद 2 सालों में तकरीबन 12,800 अरब का कर्जा ले चुके हैं। यानी ये कुल मिलाकर 43,000 बनता है जो अब हमारे ऊपर है। यानी अगर पिछली हुकूमतें सालाना 2,400 अरब कर्जा ले रही थी तो मौजूदा हुकूमत ने 6,400 अरब का कर्जा लिया। खैर बात फिर नाज़रीन यही नहीं रुक जाती, और अगर यहीं रुक जाती तो बेहतर था। वो चीनी माफिया पर भी बरसे और बताया कि चीनी की कीमतों का तयन मिल्स मालिकान करते हैं, ये उन्हें अब पता चला है। तो खान साहब, इसमें भी आपकी टीम का ही फेलियर है ना। मगर अच्छी बात यह है कि एक वज़ीर आज़म होते हुए उन्होंने मुख खुलकर बताया कि कौन कौन से इदारे मिल्स मालिकान से रिश्वत ले रहे हैं और अब शायद उनके खिलाफ कोई अमली कार्रवाई भी हो। इस खिताब का एक हिस्सा ऐसा रहा जिसमें उन्होंने पिछली हुकूमतों की फॉरेन पॉलिसी पर शदीद तनकीद की, मगर इस दौरान उनकी ज़बान से उसामा बिन लादेन के नाम के साथ शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। क्या फिर से ज़बान फिसल गई या वाकई पॉलिसी तब्दील हो गई है? सुनिए एक बार उनके बयान, उन्होंने जो बात सुनिए, फिर उसके बाद मैं जो मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे उनसे रिएक्शन लेंगे इस बात पर। सुनवाइए नाज़रीन। इससे पहले कि मैं मेहमानों की जानिब बढ़ूँ, खान साहब इस किस्म का बयान उसामा बिन लादेन की मौत की बात भी दे चुके हैं, जरा वो भी मैं आपको सुनवा देती हूँ पहले याद दहानी के लिए। The way Osama bin Laden was killed, he's become a martyr to a certain number of people. So he's probably more an inspiration. तो 2011 में जब अमेरिकी फोर्सेस ने पाकिस्तानी शहर एबटाबाद में आधी रात के वक्त हमला करके उसामा बिन लादेन को मारा था, उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ऐवान में अपने खिताब के दौरान उसामा बिन लादेन की हलाकत को बड़ी कामयाबी करार दे चुके हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अमरीकी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI की जानिब से दी गई मालूमात की बुनियाद पर ही अमरीका अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को तलाश करके हलाक करने में कामयाब हुआ था। खैर मुझे इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनते हुए ऐसा तासुर मिला कि जब आप फरते जज्बात में बात कर रहे होते हैं तो एक आधा लफ्ज़ कम या ज़्यादा हो जाता है। अमजद शुएब साहब, यही सवाल सर मैं आपकी जानिब लेकर आ रही हूँ, क्या ये फरते जज्बात में गुफ्तगू करते हुए ये टंग ट्विस्टर हुआ है, स्लिप ऑफ टंग हुआ है, कुछ ज़्यादा है, ये कम जुमला अदा कर गए, ये वाकई पॉलिसी तब्दील हो गई? आपको क्या लगा है देखकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पॉलिसी तो कोई तब्दील नहीं हुई और स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को इसकी तरदीद या उनके स्टाफ में से किसी को तरदीद करनी चाहिए कि ये स्लिप ऑफ टंग है, ये वजाहत दे देनी चाहिए, क्योंकि जो उसका किरदार है यहाँ पे वो तो नेचुरली एक दहशतगर्द का किरदार है और पाकिस्तान ने इस मामले में उसको दहशतगर्द समझते हुए ही अमेरिका के साथ मालूमात का तबादला किया या मालूमात देते रहे पाकिस्तानी।
फिर आप देखिए कि सऊदी अरेबिया उसको अपने मुल्क में जहाँ का शहरी था वो लेने को तैयार नहीं था, वो कहते थे कि ये दहशतगर्द है, और इसी तरह दुनिया बाकी भी समझती है। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन लाजमन स्लिप ऑफ टंग है और इसकी वजाहत दे देनी चाहिए ताकि इसके ऊपर कोई अभाम ना हो, वरना हमारे जो दुश्मन है जैसे भारत वगैरह, ये तो फौरन ऐसे कोई छोटा मोटा किस्सा आ जाए उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। अभी चंद दिन पहले, 2 दिन पहले ही आप देखिए कि अमेरिकन पेंटागन ने, उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कंट्री रिपोर्ट इशू की है टेररिज्म के बारे में, और पाकिस्तान के ऊपर बड़े इल्जाम लगाए हैं कि जनाब ये रख के बैठे रहे हैं, टेररिस्ट को ये पनाह गाहें देते हैं कि फेवंस हैं यहाँ पे। ये वो चीजें हैं जो कि हमें पहले ही उसके काउंटर करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। हमारी पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग नहीं है, हुकूमत इतनी मेहनत नहीं करती कि अपने ऊपर लगा हुआ ये दहशतगर्दी का टैग उतारें और इसको दुनिया को ये बावर करा सकें कि हम नहीं बल्कि भारत दहशतगर्दी कराता है हमारे मुल्क में। तो ये वो चीजें पहले ही हमारी पॉलिसी का एक कमजोर रुख है जो कि जिस पे हमें तशवीश रहती है। ऊपर से जब आपकी जबान से इस तरह के लफ्ज निकलें तो वो दुश्मन एक्सप्लॉइट करेंगे और ये हमारे लिए कोई अच्छी बात ना हो। बिल्कुल, और सर मुझे भी इस बात का यकीन है, हम तमाम लोगों को इस बात का यकीन है कि ये बढ़ते जज्बात में ही जुमले की अदायगी हो गई है और यकीनन वज़ीर-ए-आज़म हाउस से इस जुमले के लिए वजाहत या तरदीद यकीनन आ जाएगी। सर इम्तियाज़ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो फ़ौरन इस चीज़ के ऊपर तनकीद की है, लेकिन क्या ही अच्छा हो जाता कि अगर इस तरह का कोई जुमला फिसल गया था उसी वक्त ही फौरी तौर पर बता दिया जाता किसी जमात की तरफ से या उनके अपने लोगों की तरफ से, और वहीं पर ही वज़ीर-ए-आज़म इसको क्लियर कर देते कि जुमला गलती से निकल गया है या जल्दबाजी में निकल गया है। लेकिन सर पॉलिसी तो इस चीज़ पर तब्दील नहीं हो सकती, बहैसियत पाकिस्तानी हो चाहे किसी भी जमात से हमारा ताल्लुक हो। बिल्कुल सही आपने कहा, अगर स्लिप ऑफ टंग होती है, इंसान है, इंसान से हो जाती है। अगर वज़ीर आज़म साहब से ये स्लिप ऑफ टंग हुई है तो उस वक्त खुद भी कह सकते थे या बाद में कोई उसका वजाहती बयान आ जाता, लेकिन वो वजाहती बयान भी नहीं आया। और मतलब पहले की जो स्टेटमेंट्स जो भी मतलब आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, इतने सालों में उनकी थी, या जो उनका रवैया रहा है, तो मतलब या तो जो दिल की बात है वो सामने उनकी मुंह पे आ गई और उन्होंने कह दिया, लेकिन अभी तक उसकी तरदीद तो नहीं आई ना अभी तक। और जहाँ तक रह गई फ़ॉरेन पॉलिसी का, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज तकरीर अपनी में बिल्कुल सही कहा, बहुत कमज़ोर फ़ॉरेन पॉलिसी है और इन्हीं चीज़ों की वजह से मतलब और मज़ीद इसमें कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ पैदा होंगी। तो ये बयान जो है, जो हमारे मुल्क में अंदर हज़ारों आदमी शहीद हुए हैं दहशतगर्दी के हवाले से, और हमारी हुकूमतें जब से उनको यहाँ के अमेरिकन ने आके मारा था, तो मतलब उस वक्त से अभी तक मतलब एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी के साथ चलती आ रही है, उनको मतलब उसी हिसाब से देखा जाता है। आज मतलब वज़ीर आज़म उनको शहीद कहे और उसकी तरदीद भी न करे, तो मैं समझता हूँ कि या तो उनके जहन में शहीद कर उनका रुतबा उसके लिए है, या मतलब उनके जहन में जो भी कुछ था, लेकिन उनको फौरी तौर पर करना चाहिए। इसके बहुत बड़े रिपरकशंस होंगे, आप देखिएगा इंटरनेशनली भी और बाकी जगहों पर भी। ये रिपोर्ट्स आपने भाई ने भी जो बात की है, रिपोर्ट अमेरिकन रिपोर्ट है, पेंटागन की या किसी की है, उसमें वो कह रहे हैं, और ये इस तरह की रिपोर्टें पहले भी आती रही हैं, एक पहली दफ़ा नहीं हुआ कि मतलब हमें मतलब यही कहा जाता रहा, इल्ज़ाम लगाया जा, हालांकि हम सबसे ज़्यादा टारगेट हुए जिस दहशतगर्दी का। हमारे पास इतने हज़ारों लोगों की शहादतें हैं, घर तबाह हुए, फ़ौज के हमारे नौजवान वो शहीद हुए इसमें, लेकिन फिर भी हम पे ये इल्ज़ाम लगता रहा। और फिर इस तरह की बात अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान करे तो लाजमी है मतलब उसको मतलब वो तक़वियत मिलती है उन चीज़ों को, और वो मतलब फिर ज़्यादा उस हिसाब से हमारे दुश्मन इंडिया और बिल्कुल। इम्तियाज़ साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है सर, लेकिन आप और अमजद साहब बिल्कुल दुरुस्त बात करें, यकीनन ये बात करेंगे। मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म हाउस से ज़रूर इस बात की तरदीद आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हज़ारों जानों की 70,000 जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, और आज तक हम यहीं पर स्टैंड करते हैं कि हमने अपने मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। दहशतगर्दी हम अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर चुके हैं इस मुल्क से, तो हम किसी दहशतगर्द को शहीद नहीं कह सकते। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो दीगर इशूज़ पर और इस इशू को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन जी। और प्रोग्राम के दौरान जब हम बात कर रहे थे तो शहबाज गिल साहब ने कुछ ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि 2 बार कत्ल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया उसामा बिन लादेन के लिए, तो इस बात को इतना ज़्यादा उछाला ना जाए। बहरहाल जिस पर हम डिस्कशन कर रहे थे इससे पहले उनकी वजाहत ये सामने आ गई है। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं इस दौरान, आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। आफ्ताब सिद्दीकी साहब और सर इम्तियाज़ साहब, सर मुझे ये बताइएगा, जो आज खान साहब आए, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी आप इस पर कमेंट कर दीजिए कि खान साहब के पिछले 2 साल में जितनी भी बार वो असेंबली में तशरीफ लेकर आए हैं, आज उनका लहजा बात करने के लिए भी, ऑपोजिशन के लिए भी बड़ा धीमा था, बड़ा लहजा उनका बड़ा इत्मीनान वाला लहजा था। आप इस चीज़ को सर अप्रिशिएट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से अब सिलसिले को आगे चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाकी लोगों की बात नहीं सुनी, इससे पहले चले गए, लेकिन लहजा बड़ा धीमा था आज उनका। देखें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर धीमा लहजा था और वज़ीर आज़म हैं, हुकूमत में हैं, तो उनको लहजा धीमा ही रखना चाहिए, अपोजिशन हो या पब्लिक के साथ, क्योंकि उन पर ज़िम्मेदारी है चीज़ें। और अपोजिशन तो कई दफ़ा उनको ऑफर्स कर चुकी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो ख़ास तौर पे इस कोविड के मामले पे तो उनको बयान भी दिया था, कहा था कि आप आ जाएं आगे, लीड करें, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं था, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। पता नहीं अब आर्जी है या मुस्तकिल इस तरह का कोई सोच उनके पास है। लेकिन सर धीमे अंदाज में उन्होंने बाकी सारी चीजें गिनवाई भी हैं, याद दिलवाई भी हैं। ये मुझे बताइए ना, खान साहब के जो टूर्स हैं और जो मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के जो टूर्स रहे हैं उनके दौर में, तो सर उसके 20% खान साहब के टूर्स हैं, इतने खर्चे क्यों करते हैं इम्तियाज साहब? मुझे उसका जवाब देने दें। तो जी ये मतलब देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि उनकी पार्टी में भी इंतशार है और मतलब चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, वज़रा आपस में लड़ रहे हैं और मतलब सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है, पॉलिटिकली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी। उनका कंट्रोल पार्टी पे भी नज़र नहीं आता और कारकर्दगी तो आपको पता ही है। मतलब क्या क्या गिनवाऊँ आपको, चीनी गिनवाऊँ, पेट्रोल गिनवाऊँ, आटो वीट गिनवाऊँ, मतलब लाइन लगी हुई है। कराची की लोड शेडिंग गिनवाऊँ, सिंध के बाकी इलाकों की लोड शेडिंग गिनवाऊँ, मतलब पूरे मुल्क में एक भौचाल सा उन्होंने आया है। कोविड पे भी बड़ी कन्फ्यूजन जो पूरे मुल्क में फैली हुई है। लेकिन ये जो आपने बात की ना, जो उन्होंने बात की अपना दौरों की, देखिए जी ये बातें मतलब अब लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। इम्तियाज साहब वैसे आपने इतने सारे मामला गिनवा दिए, मुझे याद आया जब आपने सिंध की बात की, सर मैं काफ़ी देर से सुन रही हूँ, आप मेरी भी तो सुन लेना। जब आपने ये बात की ये मसाइल हैं, तो सर सिंध से मुझे याद आया, अगर आपकी जमात के अंदर कोई मसाइल नहीं है, लेकिन सिंध में बहुत सारे मसाइल हैं सर। हुकूमत पिछले 12.5 साल से है और आपके अपने मसाइल भी तो बहुत ज़्यादा हैं, उन मसाइल को भी गिनवा दिया करें इम्तियाज साहब। कौन से मसला बताएं तो मैं आपको जवाब दे दूं उसका। सर आपको नहीं मालूम सर, थर का मसला, शक्कर का मसला, सेहत का मसला, पानी का मसला, सड़कों का मसला, यहाँ पर सर मसाइलिस्तान है सिंध। देखें आपने कभी सिंध का दौरा किया? सर बहुत दफा किया है। जब शेख खुशीर शाह साहब ने कहा था ना कि यूरोप पे शक्कर, तो मैं पूरा शक्कर विजिट करके आई थी सर, मैं ढूंढ के आई थी, लाड़काना ढूंढ के आई थी सर। चलिए आप कहिए। सखर का एक रोड मुझे ख़राब बता दें आप शहर का। चले मैं आपको तो शिकारपुर का हमारा एक रोड ख़राब बता दें। आप कराची से निकले, मेन रोडों की मैं बात करता हूँ, कराची से 7 जाएं हैदराबाद से 7 से लाड़काना, आप देखें बेहतरीन रोड है। आप कराची से जाएं ठट्ठा से जाएं सुजावल से जाएं थर तक चले जाएं, आप वो बॉर्डर तक चले जाएं, बेहतरीन रोड है। आप थर से मीरपुर खास जाएं, मीरपुर खास से सांगड़ जाएं, सांगड़ से आप खैरपुर जाएं, देखें ये रोडों का जाल बिछा हुआ है। आप मतलब क्या बात करती हैं। हो सकता है किसी शहर में कोई मसला हो, सर आप उन रोड्स की बात करें जैसे M9 कहते हैं, जैसे मुस्लिम लीग नून ने बनाया था, नवाज शरीफ साहब ने आके इफ्तिताह किया था। आप अगर उन हाईवे वाली सड़क की बात करें सर, मैं अंदरूनी शहर की बात कर रही हूं। खैर हमारी बहस किसी और तरफ चली जा रही है सर, उसके लिए जरूरी होगा। ठीक है सर, आपने कहा है, मैं विजिट एक बार फिर कर लेती हूँ। हालांकि जितना मैंने विजिट किया है सिंध में बुरा हाल है, तबाह हाल है। दावत देता हूँ। ठीक है सर, मैं एक बार फिर जाके विजिट कर लूंगी और फिर आपसे इस पर बात कर लूंगी। ठीक है सर, ठीक है। आफ्ताब साहब, मैं किसी से भी बात करता हूँ और दूसरी बात आपने अस्पतालों की बात की। ये आज बड़ा बहस हुआ है, कल भी बहस हुआ है, असेंबली में बहस हुआ है। अस्पतालें ठीक है, मतलब कोई आइडियल सूरत हाल नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम सूबों से बेहतर अस्पतालों का निज़ाम सिंध में है। मतलब आपको मैं कहें तो गिनवा दूंगी, फिर आप कहेंगे कि किसी और तरफ आप चले गए, लेकिन हमारे पास बेहतरीन निज़ाम है। ठीक है, ये चंद फ़ोटो लेके अखबार उसमें आ जाते हैं असेंबली में, वो बंद स्कूल या किसी बंद अस्पताल जो ख़त्म हुए। गिल साहब ने एक जैकोबाद में गए थे, अभी एक बंद अस्पताल पे
वहाँ फ़ोटो निकलवाए। वो पूरा अस्पताल शिफ्ट हो गया है। जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आप चलें देखें, मैं आपको दावत देता हूँ, आप चल के देखें। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देखें आप मतलब NICVD तो हम बात ही करते रहते हैं ना उसकी, वो तो है ही है। उमरकोट में जाके अस्पताल देखें, इस्लाम कोर्ट में जाके अस्पताल देखें। मेरा मतलब है ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये अस्पताल बेहतरीन है। हमारे DHQs पे भी लाखों आदमी दिन में जाके इलाज अपना करवाते हैं, मुफ्त इलाज होता है। इसमें साइबर नाइफ का देखें आप, इधर रेडिएशन कैंसर का जो हॉस्पिटल है, फ्री इलाज, NICVD फ्री इलाज। लेकिन मतलब ये चीज़ें बाकी सूबों में कहाँ है? कम अकली थी या कम इल्मी थी सर, जो मुझे मालूम नहीं था। जो सारी चीजें आपने बताया है मैंने असाइन कर दिया है। इंशाल्लाह ताला कल हमारे पास ये सारी चीजें वीडियोस के साथ मौजूद होंगी। हम वो देखते हुए नाज़रीन को बताएंगे कि इम्तियाज शेख साहब ने यहाँ इन तमाम चीजों की तारीफ की थी और ये हमारे सामने मौजूद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिर मुझे आप आपकी बात की तस्दीक कर देते हैं आपकी तरफ से। कहां से ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आप साथ मौजूद होंगे इम्तियाज साहब। आफ्ताब साहब आपकी जानिब आई हूं सर। दूसरी बात ये देखें, आफ्ताब साहब से पूछ लें आप, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह ना हो ना कि जिस तरह गिल साहब ने जाके जैकबाबाद में बंद अस्पताल में फोटो निकाल लिए, ठीक है ना, इस तरह तो नहीं होता ना। मतलब अस्पतालें हैं, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है, बेहतर करते जाएं, स्कूलों को बेहतर करते जाएं। आप तसल्ली रखिए, सड़क खुली है, सड़कें जो मैंने आपको आप मुझे ये बता दीजिएगा कि कौन कौन सी जगह के शॉट्स बनाने, वो मेरी टीम को बता दीजिएगा। इंशाल्लाह वहीं के बन के आएंगे, हम दिखा देंगे। आफ्ताब साहब सर डिस्कशन दूसरी तरफ चली जाएगी सर कल करते हैं। इम्तियाज साहब कल बात करते हैं इस पर। आफ्ताब साहब सर आज कौमी असेंबली का जो सर माहौल रहा, वजीर आजम साहब आए हैं और आके काफी कुछ बताया, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बताया है। कैसी रही सर आप लोगों के लिए, क्योंकि अब तो पार्टी के अंदर से ही ऑपोजिशन हो रही होती है, तो पार्टी के अपने लोगों के लिए खान साहब की तकरीर कैसी रही आज की? देखें किरण, मैं समझता हूं कि आज अपोजिशन ने जिस वक्त खान साहब ने स्पीच की है, एक तदब्बुर का मुजाहरा किया है और उन्होंने कोई शोर नहीं किया। और खान साहब ने भी ये मेंशन किया था कि मैं जब भी आता हूं तो मुझे स्पीच नहीं करनी दी जाती है। तो ये माहौल को कायम रखने के लिए अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस ने दोनों ने मिलकर करना है। मगर जैसे ही खान साहब गए हैं तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो शोला की है, इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने, तो वो माहौल फिर दोबारा खराब हो गया है। हम तो चाहते हैं असेंबली को चलाना, और असेंबली में जाहिर है कि जब हम गए हैं, लोगों ने हमें इलेक्ट किया है तो लेजिस्लेशन के लिए किया है। इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट बेंचेस की भी है और अपोजिशन की भी है। जी आफ्ताब साहब अगर हम कर्जों की बात करते हैं, जो खान साहब ने बात की है सर, पिछली हुकूमतों के कर्जे हमारे सामने 2 साल, आपका दौर सामने है सर, 12,800 अरब का कर्जा, यानी कुल मिलाकर 43,000 अरब का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया है। 2 साल में आपने ज्यादा कर्जा लिया है सर, कैसे फिर आप पिछली हुकूमतों पर तनकीद कर रहे होते हैं आफ्ताब साहब? अच्छा देखें किरण, जिस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई उस वक्त 6,000 अरब थे और 2013 में जो गए हैं तो 14 या 15,000 अरब पे छोड़ के गए, और फिर जब नून लीग की गवर्नमेंट आई तो 30,000 अरब पे गए हैं। हमने जो कर्जे लिए हैं उसमें से 5,000 अरब हमने वो पैसा वापस किया है जो कर्जों की मद में इन दोनों गवर्नमेंट ने लिया था। वो कर्जों का इंटरेस्ट भी दिया और कर्जे भी वापस किए। ये हम नहीं कह रहे कि हमने कर्जे नहीं लिए, मगर आप इसको तो समझे ना कि वो कर्जों का प्रीमियम और इंटरेस्ट वो हमने वापस किया है। बात आज हो रही थी, अभी जैसे इम्तियाज साहब भी बात कर रहे थे हेल्थ के हवाले से सिंध की, तो सिंध में तो आपने बड़े प्रोग्राम किए, इससे पहले भी हमने आपके प्रोग्राम देखे हैं। और देखें आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। जबानी मेरे कहने से या इम्तियाज साहब के कहने से कुछ नहीं होगा, हकीकत आप कल खुद भी ले आएंगी, मैं भी आपको वीडियोस भेज दूंगा। सिंध असेंबली में जो हुआ है, हमारे जो MPS ने दिखाई है तस्वीरें, अभी रिसेंटली आप देखें 4-5 दिन पहले एक खातून ने एक बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखने के बाद एक कूड़े के ऊपर उसने जन्म दिया और वो बच्चा वहां पे मर गया। क्या हमने ये नहीं देखा सिंध में कि जो डेड बॉडीज हैं उसकी वजाहत भी आ गई है, उसकी वजाहत भी आप बता दें। करते हैं पहले भी देखें, आपको बहुत टाइम मिला, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बारी पे बोलिए, मुनासिब भी होगा, पढ़े लिखे लोग हम। सिंध में आप देखें कि एम्बुलेंस की जगह गधा गाड़ियां चल रही होती हैं, लाड़खाने की हालत देखें, वहाँ का सीवरेज का निजाम देखें, वहाँ पे कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, वहाँ पे जो एम्बुलेंस है नहीं। इसी तरह कराची में देखें कितने हॉस्पिटल इन्होंने बनाए, सिवाय एक NICVD का बात करते हैं, वो भी वफाक ने 2011 में आफ्ताब साहब हम आज क्योंकि वजीर आजम साहब आए, हम इस पर बात कर रहे हैं सर। अब मैंने आपसे कर्जे का सवाल पूछा था, जवाब किसी और तरफ जा रहा है। मुझे ये बता दीजिए सर, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत कुल मिलाकर ये 10 साल बनते हैं और इस 10 साल में 24,000 अरब का कर्जा हुआ है सर, यानी अगर इसका औसतन पर ईयर देखा जाए तो 2.4 2.4 अरब का कर्जा बनता है।
आपकी हुकूमत के 2 साल अगर मैं देख रही हूँ तो पर ईयर 6.4 सर ये औसत निकल रही है आप लोगों की। देखें इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं सर, यही तो समझने के लिए सवाल किया मैंने आपसे। जी मैं वही बता रहा हूँ आपको, 30,000 अरब का जो कर्जा है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी वैसे ही होगा। अगर 5,000 अरब का होगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कम होगा, ये भी आप समझने की कोशिश करें। और फिर दूसरा ये कि हमने 5,000 अरब रुपए वापस किए, हमने वो कर्जा किसी डेवलपमेंट पे नहीं लगाया, वो किसी एक्सपेंडिचर पे नहीं लगाया। और फिर कर्जे को समझने की भी है कि जो बजट होता है उस बजट से 60% NFC अवार्ड में चले जाता है और 40% जो बजट बचता है उसमें डिफेंस भी है, डेट सर्विसिंग भी है, एक्सपेंडिचर भी और डेवलपमेंट भी है। और हर साल जो बजट के बाद जो हमारा गवर्नमेंट का शुरू होता है वो लॉस से शुरू होता है। इस साल 3,400 अरब रुपए के लॉस से शुरू हुआ। ये लॉस कहाँ से पूरा होगा? ये लॉस तो ये लोग छोड़ के गए ना। हमने तो 22 महीने में आपने देख लिया कि एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने दौरों का भी बताया कि मेरे दौरे पे कितने खर्चा कम हुआ बाकी लोगों के दौरों पे, और आपने भी पूरा। लेकिन फिर सर आवाम का सवाल आता है कि आवाम का इन सबसे फायदा क्या हुआ? लेकिन आवाम के लिए तो कुछ नहीं हुआ ना सर। मेरे साथ ही रहिएगा आप दोनों, क्योंकि अवामी मसला है जो कराची वाले बेचारे भुगत रहे हैं। इस पर मैं बात करूंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। हुकूमत शरीफों की हो, मुफाहमत के बादशाह की हो या फिर तब्दीली वाली सरकार हो, कोई भी के इलेक्ट्रिक को लगाम नहीं डाल सकता। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग, रात रात भर बिजली गायब, कोई पूछने वाला नहीं है। सिंध सरकार हो, वफाकी हुकूमत हो, कोरोना सब रो रहे हैं। कोरोना के हजारों मरीज आइसोलेशन में घरों में कैद हैं। बिजली न होने से सांस लेना महाल हो जाता है, किसी को परवाह नहीं है। के इलेक्ट्रिक तर्जुमान के मुताबिक कराची को 600 से 700 मेगावाट तक कमी का सामना है। शहर में बिजली की तलब 3400 मेगावाट है। इस सूरत हाल पर चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से तफसीली रिपोर्ट भी तलब की है। चूंकि के इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑयल और गैस की कमी का बहाना कर रही है, तो चेयरमैन नेपरा कहते हैं इसकी फराहमी को यकीनी बनाना भी के इलेक्ट्रिक की ही जिम्मेदारी है। अगर मुल्क भर की बात की जाए तो शॉर्टफॉल 3600 मेगावाट हो गया है। खैर, अब तो ताकत के ऐवानों में भी बिजली गायब होने लगी है नाज़रीन। आज असेंबली में इजलास के दौरान बिजली चली गई थी। ऐवान में 20 मिनट तक अंधेरा छाया रहा, मगर आज कोरोना खुद नोटिस केस के दौरान बिजली की तवील लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस साहब ने इजहार बरहमी किया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया है। जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने इस्तफसार किया है कि लॉकडाउन में लोड शेडिंग कैसे हो रही है। जिस मुल्क में 18 घंटे बिजली ना हो, वहाँ आवाम हुकूमत की बात क्यों मानेगी? क्या मैं लोड शेडिंग की बदतरीन सूरत हाल की वजह से ताजिरों ने बिल ना भरने का ऐलान किया है? सिंध ताजिर इत्तेहाद के सरबराह जमील पराचा साहब ने वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि के इलेक्ट्रिक की वजह से ताजिरों का 1 से 1.5 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। जमील पराचा की बिजली की लोड शेडिंग की वजह से रोज़ाना ताजिरों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसमें ये समझ लें 1 से 1.5 अरब रुपए का रोज़ाना का नुकसान हो रहा है कि इलेक्ट्रिक की ज़्यादती की वजह से 3 से 4 मरतबा ये 8 घंटे 10 घंटे हम दुकानें खोल रहे हैं, 8 घंटे की दुकानें खोलने में भी 3 से 4 मरतबा लाइट जा रही है हमारी। हमने जैसा ऐलान किया था कि 72 घंटे में अगर कि इलेक्ट्रिक अपने मामला दुरुस्त नहीं करेगी, लोड शेडिंग ख़त्म नहीं करेगी, ओवर बिलिंग ख़त्म नहीं करेगी, तो हम बिलों का बाइकाट करेंगे। इसलिए हम आज से ऐलान करते हैं कि आज से रवा माह के बिल नहीं भरे जाएंगे। रवा माह के बिलों का हम बाइकाट करते हैं। और फिर आवाम से नाज़रीन ये सवाल किया है हमने कि कोई भी हुकूमत आ जाए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या जवाब दिया है, सुनिए जरा ये भी। इतनी गवर्नमेंट आई है गई है, लेकिन इसके ऊपर किसी ने एक्शन नहीं लिया। ये कैसी बिजली घर वाले माफिया बने हुए, इनको गवर्नमेंट तेल और ऑयल दे भी, लेकिन ये फिर भी अपनी करेंगे। इमरान खान साहब को ये दरख्वास्त पेश करते हैं कि इसके ऊपर एक्शन ले, ये माफिया को पकड़े। कितनी गवर्नमेंटें आई गई, लेकिन ये के इलेक्ट्रिक वाले एक माफिया हैं। ऑयल नहीं है बोलते हैं, कभी बोलते हैं क्या कहते हैं ये नहीं है वो नहीं है, 4-4 6-6 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं। इमरान खान साहब आप कुछ करें। इमरान खान की जब तक हुकूमत नहीं आई थी, इमरान खान ने कहा था कि जी बिल जला दो, फाड़ दो, और आज हम बिल भर रहे हैं जितने भी बिल आ रहे हैं। और के इलेक्ट्रिक वालों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, जीना हराम है हमारा। कोई इनका कुछ भी नहीं कर सकता। दुनिया रो रही है, दुनिया एहतजाज कर रही है, लोग रोडों पे आ गए हैं। अस्पतालों में जाके देखो,
अस्पतालों में जाके देखो बिजली नहीं है, कितने परेशान है मरीज़। तो नाज़रीन, पिछले एक हफ्ते से मैं मुसलसल रब्ता कर रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। लोग बिलबिला रहे हैं कि खुदारा आप इस बात को आवाम के सामने, आप लोगों के सामने लेकर आएँ कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। तो हम मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान, उनके आला ओहदेदारान, उनकी PR टीम मुसलसल उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बराह रास्त प्रोग्राम में मौजूद हों, आवाम के इन सवालों का जवाब दें, लेकिन कोई भी इस वक्त सामने आने को तैयार नहीं है और छोटे मोटे किसी न किसी तरीके के बहाने बनाकर बचने की कोशिश की जा रही है। इम्तियाज साहब, सर आपने भी बात की है के इलेक्ट्रिक से इस मसले को हल करवाने की कोशिश की है। सर आपको क्या बताया है, क्या पता चल सका है, क्यों आवाम बिलबिला रहे हैं सर, क्यों ये के इलेक्ट्रिक ने इतनी मुसीबत मचाई हुई है शहर में? देखें जी, पूरी सिंध में लोड शेडिंग का एक बहुत तबाहकुन किस्म का एक पीरियड चल रहा है, तकरीबन कोई 12 घंटे, और हेस्को सेपको 18 घंटे 16 घंटे बिजली बंद करता है। कराची में ये मतलब सूरत हाल जैसे हुई तो हमने इसका नोटिस लिया गवर्नमेंट ने, और मैंने MD KE को भी बुलाया था अपने दफ्तर, उनसे भी बात की। फिर मैंने नेपरा को भी लिखा, नेपरा वालों से भी रब्ता किया ताकि उनको भी नोटिस मिलाऊँ, क्योंकि इनका रेगुलेटर नेपरा है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में। कराची इलेक्ट्रिक और ये डिस्कोज वगैरह जो भी हैं, हेस्को सेपको, सब उनके अंडर में आती हैं। तो हमने उनसे बात की। फिर असल में प्रॉब्लम अभी जो इस वक्त हुआ है वो है शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। वो मतलब फ्यूल इनको बंद है। फ्यूल मार्च के पहली मार्च को फेडरल गवर्नमेंट ने फ्यूल की दरामद पर पाबंदी लगा दी। फ्यूल उन्होंने कहा कि जो ब्रेंट ऑयल जो है, क्रूड ऑयल पे पाबंदी लगा दी, इसलिए फिर वो रिफाइनरीज के पास तेल नहीं पहुंच सका, और उसके बाद तेल अभी है नहीं। ये ताकि अभी जाके उन्होंने तेल की इंपोर्ट की इजाज़त दी है। अब आप बताएं कि इतनी नाकस मनसूबाबंदी होगी, अगर तेल की ज़खायर PSO के पास नहीं होंगे तो तेल कहाँ से लेंगे ये लोग? तेल तो PSO ही देता है इनको, तो PSO के पास तेल नहीं है। तेल वो क्यों नहीं है? क्योंकि जी वो तकरीबन पहली मार्च से लेके मई के एंड तक या जून के शुरू तक अभी मतलब कुछ दिन पहले इन्होंने परमिशन दी है। अब जब ये होगा, और वो तेल उस वक्त बंद किया गया जबकि दुनिया में तेल बहुत सबसे कम कीमत तेल मिल रहा था। दुनिया के ममालिक ने तेल लेके रख लिया, स्टोर किया, लेकिन हमने तेल पे पाबंदी लगा दी। जी सर, आती हूँ दोबारा आपकी जानिब। आफ्ताब साहब, ये बड़े इल्जामात लगाए जाते थे पिछली हुकूमतों पर कि इनके मफादात हैं, इनका लेना देना होता है कंपनीज के साथ, इदारों के साथ। सर आप लोगों के तो कोई मफादात नहीं है ना, तो आप लोग क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ? सर अच्छा किरण, देखिए कल हमारी कराची के जो MNAs हैं वो हम यहाँ पे इस्लामाबाद में हैं। कल हमारी मीटिंग हुई है उमर अयूब साहब के साथ, एक बहुत डिटेल मीटिंग हुई है। उसके बाद मोनस जो है CEO के इलेक्ट्रिक, उनको भी जूम पे हमने लाइन पे लिया था और बहुत कैटेगरिकली उनके साथ हमारी जो बातचीत हुई है उसका लुब मैं आपको बता देता हूँ। हमने कराची के MNAs से 4 दिन का उनको नोटिस दिया है। 28 तारीख तक अगर ये के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल सही नहीं होती, लोड शेडिंग कम नहीं होती है जो, और वो भी अनाउंस लोड शेडिंग, तो मैं और मेरे MNAs जो है नेक्स्ट वीक हम पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे। उनसे हमने 3 सवाल किए। क्या ये लोड शेडिंग जो है पिछले 15 साल से, जब से आपने टेक ओवर किया, ये प्राइवेट इदारा बना है, तो 15 साल से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हर साल होता है, आप खुद गवाह हैं, और हम सभी परेशान होते हैं। और इसके बाद ये कि ओवर बिलिंग जो इन्होंने अभी कोविड में की है, जो मार्च अप्रैल मई के जो बिल्स आए हैं वो सिंगल रूम और एक 2 बेडरूम के 30-25 हज़ार रुपए के। तीसरा ये कि लास्ट ईयर जब बारिशें हुई थी उस वक्त 22-23 लोगों का जो नेपरा ने डिक्लेयर किया था वो इनकी नेग्लिजेंस की वजह से मर गए थे, उनकी कंपनसेशन नहीं हुई है। कल हमारी मीटिंग है नेपरा के चेयरमैन के साथ, और इस मामले को अगर ये संडे तक मामला नहीं निपटता है तो नेक्स्ट वीक में हम पिटीशन वैसे भी फाइल करने जा रहे हैं सुपर इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से। जहाँ तक फ्यूल का ताल्लुक है, क्या 15 साल में के इलेक्ट्रिक इस काबिल नहीं हो सका कि वो अपना फ्यूल खुद इंपोर्ट कर सके? उनके 2 चीज थे कि विंड नहीं चल रही तो विंड मिल से जो ना मैं बिजली नहीं मिल रही। सर आप ये बड़ी खबर दे रहे हैं। सर आप ये बड़ी खबर दे रहे हैं। एक सेकंड और पहले आप ये डिमांड करते थे कि गैस नहीं मिल रही है क्योंकि गैस सस्ती थी और ये गैस पे चलाना चाहते थे। जब अब गैस अवेलेबल है तो अब ये कह रहे हैं फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा क्योंकि फर्नेस ऑयल इस वक्त सस्ता है। इन्होंने कराची शहर के साथ जब से ये प्राइवेटाइज हुए हैं वो जुल्म किए हैं। और आप देखें इस वक्त
तमाम पार्टी, चाहे पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, जमात इस्लामी, ठीक है आफ्ताब साहब, यानी इस मीटिंग के बाद आप लोग कुछ पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। ये आपने बड़ी बात की, अच्छी बात की है, शायद इसी तरह जा सके। लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब भी साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, आपने इल्जाम लगाया था सर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करता क्योंकि अपने अपने मफादात होते हैं, माली मफादात होते हैं, तो सर फिर ये मामला किस तरह से हल होगा? के इलेक्ट्रिक से सवाल कौन करेगा सर? जब तक अवाम उठकर खड़े नहीं होंगे, ताजिर, सनतकार और जो अवाम है ये सब मिलकर किसी सही लीडरशिप के अंदर आगे बढ़ेंगे तो फिर हुक्मरानों पे भी दबाव पड़ेगा। बात यह है कि हमने जो बात कही थी आज भी हम उस पर कायम हैं, इसलिए कि जो के इलेक्ट्रिक की मालिक कंपनी अबराज ग्रुप है, उसके फाउंडर CEO आरिफ नकवी साहब हैं, वो लंदन में उनको $350 मिलियन की पेनल्टी हुई दुबई में, और लंदन में वो हाउस अरेस्ट हैं। बड़े बड़े स्कैंडल उनके साथ हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो हमारे वजीर आज़म इमरान खान के जो है वो जो ECC की मीटिंग हुई थी उसके पार्टिसिपेंट थे, यानी मुआशी टीम का उनका हिस्सा थे। और वो ये बात बिल्कुल अब वाज़ेह तौर पर आ चुकी है कि इलेक्शंस में अबराज ग्रुप ने और आरिफ नकवी ने इमरान खान को और PTI को सपोर्ट किया था, इसलिए PTI उनके खिलाफ बात नहीं करती। पीपल्स पार्टी ने तो बेचा था 2009 में के इलेक्ट्रिक को, MQM और पीपल्स पार्टी दोनों ने। और आपको ये बात भी पता है कि जब गैंग वार का मामला था और दहशतगर्दी के जो ग्रुप थे, तो जो अस्करी विंग थे इन पॉलिटिकल पार्टीज के, MQM हो या पीपल्स पार्टी हो, इनके जो लोग हुआ करते थे वो के इलेक्ट्रिक के पे रोल पे होते थे, और उनको जो है रिकवरी अफसर बनाकर लोगों के सामने छोड़ दिया जाता था, और वो धमकियां देते थे और उसके नतीजे में अपनी रिकवरी किया करते थे। तो ये पार्टियां तो बिल्कुल के इलेक्ट्रिक के सामने ढेर हैं, सिवाय 2-4 बयानात के कुछ नहीं कर सकती। फिर नूरियाबाद के पीपल्स पार्टी के लोगों का, जरदारी साहब का एक प्लांट है जो 100 मेगावाट का, वो के इलेक्ट्रिक को बिजली देता है, उससे बिल लेता है। ज़ाहिर है कि इनके मफादात होते हैं जिसके नतीजे में ये पार्टियां कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए जमात इस्लामी सही है। हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कई दिनों से इंतजार भी और बार बराह रास्त के इलेक्ट्रिक के लोगों को दावत दे रही हूँ कि वो प्रोग्राम में आए, इन सवालों के जवाब दें। सवालात मेरे पास मौजूद है, मैं मुसलसल चाह रही हूँ कि उनसे सवाल करूँ, जवाब ले लूँ, लेकिन कोई राब्ता नहीं हो रहा है। तो कब तक शहर में बदतरीन लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी? कब तक आवाम आपके रहमो करम पर रहेंगे? फर्नेस ऑयल की जिम्मेदारी जो नैपरा की जानिब से कहा जा रहा है, ये कोताही के इलेक्ट्रिक की है, कब के इलेक्ट्रिक की जानिब से काम किया जाएगा? प्लीज़ इसका जवाब देने के लिए ज़रूर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। इम्तियाज़ साहब, क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, बड़ी यकीनन आपका लास्ट कमेंट में सुनती। प्रोग्राम्स के आगाज़ में हमने PUBG के हवाले से बात की थी, उसका पोल लगाया था, तो 81% लोग कह रहे हैं कि PUBG पर पाबंदी लगनी चाहिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।